Welcome back, dear students, in your YouTube channel named Business Studies Classes. My name is C.A. Ronak Agarwal. We will learn business studies through this channel. Okay, let's start. Good morning, dear students. Myself C.A. Ronak Agarwal. आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैनल और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 2। जैसे पार्ट 1 इससे पहले वाले वीडियो में है और अभी आप देख रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। वी विल डिस्कस इन टुडेज़ क्लास इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे क्लास में कोई भी टॉपिक को याद करने के लिए ये कोड वर्ड का यूज़ किया जाता है। मेरे पिछले वीडियो जो देखे हैं उनको पता है, और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज़ जान लें कि कोई भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एक कोड वर्ड यूज़ होता है। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को याद करने के लिए बच्चों को ये आसानी हो इसलिए हमने एक कोड वर्ड दिया है जिसका नाम है क्रैक जीपीएस। जीपीएस को तोड़ना है, क्रैक जीपीएस। तो C फॉर क्लैरिटी, R फॉर रिसोर्स, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एक C इसमें मिसिंग है, वेट मैं इसमें लिख देता हूँ। चेंज, CHANGE। ठीक है, हाँ, तो ये बन गया क्रैक जीपीएस। C फॉर क्लैरिटी, R फॉर रिसोर्स, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, C फॉर चेंज, G फॉर ग्रोथ, P फॉर पर्सनल, S फॉर स्पेशलाइजेशन। अब आप पूछेंगे सर इसमें समझ में तो नहीं आया हमको, तो आगे देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें भी डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मतलब ऑर्गेनाइजिंग जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम ऑर्गेनाइजिंग करें, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे तो हमको क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजिंग से सबसे फ़ायदा क्या होगा, क्लैरिटी आएगा। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है ये मैंने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, अभी मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज़ वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ यही डिस्कस करूँगा कि इम्पोर्टेंस क्या है उसका। ओके, तो अभी सबसे पहला पॉइंट क्रैक जीपीएस का है, C फॉर क्लैरिटी। अब आप पूछेंगे सर क्लैरिटी मतलब, तो जितना हमको पता है क्लैरिटी का मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर होना। यस डियर स्टूडेंट्स, आप ठीक बोल रहे हैं कि क्लैरिटी का मतलब वही होता है कि कोई चीज़ क्लियरली आपको पता होना। ठीक है, तो इसमें क्लैरिटी का मतलब क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्लैरिटी क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बॉस है, यहाँ पे बॉस, और यहाँ पे हैं उनके सबऑर्डिनेट, आई होप कि आपको बॉस और सबऑर्डिनेट का मतलब पता होगा। ठीक है, तो जैसा ये एक बॉस का नाम है और उसके नीचे, मतलब बॉस का मतलब तो बॉस होता है, ओनर, मालिक। ठीक है, तो एक मिनट, बॉस है मिस्टर ए और सबऑर्डिनेट मतलब जो बॉस के अंडर में काम करते हैं उसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, और उनका सबऑर्डिनेट कौन है, एक्स। ठीक है, लाइकवाइज एक और बॉस है बी और उसका सबऑर्डिनेट है वाई। तो ये क्लियर हो गया आपको, बॉस कौन है,
ए है और उसका ए और बी बॉस है और सबऑर्डिनेट कौन है, एक्स और वाई। ठीक है, तो अब क्लैरिटी कैसा आता है, एक मिनट, हाँ, क्लैरिटी कैसे आता है, अब जो ए है वो वर्क असाइन करेगा एक्स को, ठीक है, और एक्स जो है वर्क असाइन करे, एक्स जो है रिपोर्ट करेगा ए को ही सिर्फ, मतलब ए जो बॉस है वो काम देना होगा तो सिर्फ एक्स को देगा, और एक्स जो सबऑर्डिनेट है काम होने के बाद रिपोर्ट करेगा ए को, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना, ये है सुपीरियर, ये है सबऑर्डिनेट। तो क्लैरिटी है कि ए को जो काम देना है एक्स को देना है, ए काम वाई को नहीं देगा, ये जो काम देगा एक्स को ही देगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन बना, ये दोनों क्लियर है कि मेरे को ए को ये क्लियर है कि मेरे को एक्स को काम देना है, एक्स को ये क्लियर है कि काम होने के बाद मुझे ए को ही रिपोर्ट करना है। लाइकवाइज बी और वाई के केस में भी वही है, बी क्लियर है कि बी अगर काम देगा तो वाई को ही देगा और वाई काम होने के बाद बी को ही रिपोर्ट करेगा। तो ये होगा कैसे, जब अलग अलग ऑर्गेनाइजिंग होगा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट सेट करेंगे हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये परचेज डिपार्टमेंट में है और बी जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में है। तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला क्लियर है कि उसको काम किसको देना है और परचेज डिपार्टमेंट वाला क्लियर है। तो क्लैरिटी किसके माइंड में आया इस केस में, क्लैरिटी ए और बी के माइंड में भी आया, ए के माइंड में भी क्लैरिटी आ गया और बी के माइंड में भी क्लैरिटी आ गया, और इसके साथ ही एक्स और वाई के माइंड में भी क्लैरिटी आया कि एक्स के माइंड में ये क्लैरिटी कि मेरे को ए से काम लेना है और ए को ही बताना है काम होने के बाद। वाई के माइंड में ये क्लैरिटी है कि मुझे काम लेना है तो सिर्फ 20 लेना है, ए से नहीं लेना है, और काम होने के बाद मुझे बी को ही रिपोर्ट करना है, और ए लाइकवाइज ए और बी को भी क्लैरिटी है, ठीक है। और आपस में ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट क्या होता है ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ें। यस सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रब कर देता हूँ, जिन बच्चों को कुछ नोट करना है वो साइड बाय साइड नोट करते जाएं और फिर आगे बढ़ते जाएं, और क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मेरे पास लिमिटेड वाइट बोर्ड है, मुझे रब करना ज़रूरी है। ओके सर, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है रिसोर्स। रिसोर्स का क्या फ़ायदा है, रिसोर्स का ये फ़ायदा है कि रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। आप पूछेंगे हाउ, तो मैं बताऊंगा कि अब जैसे पिछला ही एग्जांपल अगर हम ले लें तो उसमें कौन था, ए और बॉस था बी, एक बॉस था ए, एक बॉस था बी, और ए के अंडर में कौन काम कर रहा था, ए के अंडर में काम कर रहा था एक्स, लाइकवाइज बी के अंडर में काम कर रहा था वाई, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऐसे होगा कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। सर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैसे, आप पूछेंगे कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैसे। लेट से मान लीजिए ये जो है वो परचेज में लगा हुआ है, ये जो है परचेज में लगा हुआ है, इसको पता है कि उसको परचेज ही करना है, पर ये जो है परचेज में लगा हुआ है और बी जो है सेल में लगा हुआ है, बी को भी पता है कि उसको सेल करना है। तो ए परचेज में लगा हुआ है, ए सेल नहीं करेगा,
ए को अपना वर्क असाइन किया गया है और वो ए परचेज़ का काम सिर्फ ए ही करेगा, ठीक है, और ना ही बी परचेज़ करेगा, क्योंकि क्लियरली ऑर्गेनाइजिंग में यही होता है कि डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और डिपार्टमेंट्स एक डिपार्टमेंट अपना ही काम करेगा, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। तो जैसे ए है, ये परचेज़ में लगा हुआ है तो ये परचेज़ करेगा, इसको सेल से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही बी अगर सेल में लगा हुआ है तो वो सेल करेगा, उसको परचेज से कोई मतलब नहीं है। तो जिस कारण से क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। लेट्स से अगर ए ने कोई सामान खरीद के लेके आया, ए कुछ परचेज किया, तो अब बी को परचेज से मतलब नहीं है, तो बी वही सामान परचेज करेगा क्या? नो सर, नहीं करेगा। तो ए परचेज किया तो इससे क्या होगा, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। लाइकवाइज अगर बी को पता है कि सामान बेचना है, तो अब ए जो है बी के काम में टांग नहीं अड़ा रहा है, तो बी का काम बी करेगा, ए का काम ए करेगा, तो जिससे क्या होगा, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, रिसोर्स वेस्टेज नहीं होगा, दोबारा से काम नहीं होगा, टाइम वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने कवर किया, पहला है क्लैरिटी, दूसरा है रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। रिसोर्स का क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे है, क्योंकि अलग अलग हेड अपने अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है, अगर आपको कोई एग्जाम्पल नोट करना है तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, और अगर मैं रब भी कर दिया तो वीडियो को रिवर्स करके आप उस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ओके, अब थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का। सर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ओवरऑल वर्किंग, ओवरऑल वर्किंग कैसे अच्छे से होगा, ओवरऑल वर्किंग कैसे अच्छे से होगा। अब हर इंसान अपने अपने काम में लगे रहेगा, ए लगा है अपने काम में और बी लगा है अपने काम में, ठीक है। तो सब इंसान, हर मैनेजर अपने अपने काम में, अपने अपने जॉब्स में, अपने अपने डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हर डिपार्टमेंट अच्छा से मैनेज होगा, इनका जो एरिया है ये उसी को देख रहे हैं, इनका फोकस और दूसरे एरिया में नहीं है। बी का जो एरिया है, बी अपने एरिया को देख रहा है, तो इसका फोकस दूसरे एरिया में नहीं है। तो आप ही बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा ना, उस ए का जो जॉब है वो अच्छे से करेगा ए, बी का जो जॉब है बी अच्छे से करेगा। क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। ओके सर, अब आगे बढ़िए। अब है चेंज। चेंज, अब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि बिलिंग में चेंज हुआ, बिलिंग में चेंज आया, से हैंड बिल से इलेक्ट्रॉनिक मोड में चेंज हो गया। ठीक है, बिलिंग में चेंज आया, ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे वो बोले कि बिलिंग को चेंज करो, बिलिंग का पैटर्न चेंज करो। पहले आता था हैंड बिल, अब आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बिलिंग। तो अब जैसे मान लीजिए देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, बिलिंग डिपार्टमेंट। आप हर शॉप में देखे होंगे, बिग बाज़ार वगैरह में भी देखे होंगे कि बिलिंग के लिए एक अलग काउंटर होता है, परचेज़ के लिए अलग हेड होते हैं, सेल के लिए अलग होते हैं, बिलिंग के लिए अलग होते हैं, तभी तो बिलिंग में लाइन लगते हैं सारे कस्टमर, ठीक है। अब बताइए मुझे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, अगर चेंज आया बिलिंग डिपार्टमेंट में तो क्या इससे परचेज डिपार्टमेंट को कोई मतलब? नो सर, इससे परचेज डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है कि बिलिंग में कोई चेंज आया तो परचेज डिपार्टमेंट को कोई मतलब। अच्छा, सेल डिपार्टमेंट को मेरे ख्याल से कोई मतलब होगा। नो सर, सेल डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है।
तो बताइए किसको मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इस डिपार्टमेंट को मतलब है। क्या होता था पहले, हैंड बिल आता था, अब आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बिलिंग, मतलब जो काम पहले हाथ से लिखते थे वो अभी इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मतलब कंप्यूटर की मदद से करेंगे। तो जो एक डिपार्टमेंट में फ़र्क आएगा वो है सिर्फ बिलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, यही डिपार्टमेंट में फ़र्क आएगा। तो मुझे बताइए, जब सिस्टम चेंज होगा, हैंड बिल से इलेक्ट्रॉनिक बिल बनेगा, हैंड बिल से इलेक्ट्रॉनिक बिल बनेगा, हैंड बिल से इलेक्ट्रॉनिक बिल बनेगा, तो कौन सा डिपार्टमेंट अफेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ बिलिंग डिपार्टमेंट। और ये हुआ क्यों, क्योंकि हमने पहले ही ऑर्गेनाइज कर लिया था, परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल डिपार्टमेंट अलग और बिलिंग डिपार्टमेंट अलग। तो मुझे बताइए ये चेंज लाना आसान होगा या मुश्किल होगा। ये चेंज लाना डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक ही होता, ऑर्गेनाइजिंग किया ही नहीं गया होता, एक ही ऑर्गेनाइजेशन होता, तो शायद ये चेंज बहुत मुसीबत वाला होता, बहुत मुश्किल वाला होता। लेकिन अभी हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है, परचेज अलग, सेल अलग, बिलिंग अलग, तो जो चेंज आया सिर्फ बिलिंग वाले में चेंज आएगा, तो बिलिंग वाले आसानी से वो चेंज को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बिलिंग वाले उस चेंज को आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे विथ ए स्माइल, ठीक है। क्लियर है? यस सर, इट इज़ क्लियर नाउ। तो आप समझ पाए कि ऑर्गेनाइजिंग के कारण चेंज कितना आसान हो गया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार बता दीजिए, कि एक बार बताता हूँ कि मैं कि क्या क्या कंप्लीट किया हमने। सी कंप्लीट किया, आर कंप्लीट किया, ए कंप्लीट किया, सी किया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है, ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। अप्लाई योर ब्रेन की ग्रोथ में कैसा हेल्प होगा, एक्सपेंशन और ग्रोथ कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन का। घूम फिर के वही बात पे आ गए हम। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट जो है अपना अपना ख्याल रखता है, जैसे कि परचेज वाला अलग है, सेल वाला अलग है, बिलिंग वाला अलग है, मार्केटिंग वाला अलग है, मार्केटिंग वाले अलग हैं, ठीक है। तो ग्रोथ कैसा होगा, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, परचेज वाला अलग, सेल वाला अलग, बिलिंग और मार्केटिंग वाला अलग इंसान है। तो अब परचेज का जो मैनेजर है वो परचेज कर करके होशियार हो गया है, ठीक है। सेल वाला मैनेजर सेल कर करके होशियार हो गया है, और बिलिंग वाला मैनेजर बिलिंग कर करके होशियार हो गया है। देखो तीनों के चेहरे पे स्माइल है। तो अब परचेज वाला परचेज में माहिर है, सेल वाला सेल में, बिलिंग और मार्केटिंग वाला बिलिंग में होशियार है। तो अब ये बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इंसान अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो अगर ये अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो ये क्या वेस्टेज कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो ये वेस्टेज कम से कम वेस्टेज करेंगे, ये भी कम वेस्टेज करेगा, ये भी कम वेस्टेज करेगा, ये भी कम वेस्टेज करेगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज कम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ आगे बढ़ेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियस सा आंसर है
कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, क्योंकि वेस्टेज कम होगा और हर इंसान अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, हर इंसान अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट बना हुआ है, हर इंसान अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट बना हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ आगे जाएगा ना। यस यस सर, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ आगे जाएगा। ठीक है, ग्रोथ वाला पॉइंट समझ में आ गया? ओके सर। अब आगे एक पॉइंट और आता है, आगे जो पॉइंट आता है वो है आगे जो पॉइंट आता है पर्सनल के बारे में आता है। पर्सनल मतलब ये है पर्सनल वाला पॉइंट, पी फॉर पर्सनल। पर्सनल का मतलब एज यू ऑल नो, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़। तो ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के डिपार्टमेंट हो सकते हैं सर? 3 टाइप के, जो अभी तक आप एग्जांपल दे रहे हैं। एक है परचेज, दूसरा है सेल, तीसरा है बिलिंग और मार्केटिंग। ठीक है, तो अब तीनों के अपने अपने एम्प्लॉयज़ हैं। सेल का अपना एम्प्लॉय है, और बिलिंग के लिए अपना एम्प्लॉय है। तो आप देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़। परचेज का अपना अलग एम्प्लॉय है, सेल वाला अलग एम्प्लॉय है, बिलिंग और मार्केटिंग वाला अपना अलग एम्प्लॉय है। सो इन दिस केस पर्सनल वाला जो पॉइंट है, अब ये जो परचेज वाला एम्प्लॉय है, परचेज वाले एम्प्लॉय को परचेज से मतलब, सेल वाले एम्प्लॉय को सेल से मतलब, और बिलिंग और मार्केटिंग वाले एम्प्लॉय को उसी से अपने फील्ड से मतलब है। तो अगर वो अपने एरिया में कंसंट्रेट करते रहें तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्सपर्ट हो जाएं उस एरिया में, और अगर वो एक्सपर्ट हो गए तो वो अपना ब्रेन यूज़ कर सकते हैं, उस एरिया में फोकस कर सकते हैं। परचेज़ वाले में फोकस करेगा, सेल वाला ग्रीन एम्प्लॉय सेल में फोकस करेगा, और बिलिंग वाला बिलिंग वाले एरिया में फोकस करेगा। तो जब वो उस एरिया में फोकस करेंगे तो वो नया नया मेथड्स भी निकाल सकते हैं उस एरिया के लिए। तो जिससे क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल का भी डेवलपमेंट होगा, और उस एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इस एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होगा। तो पर्सनल वाला पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब अगर ऑर्गेनाइजिंग से अपना अपना डिपार्टमेंट बना दिया जाए तो हर एम्प्लॉय अपने अपने डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट हो जाएगा, और जब वो एक्सपर्ट हो जाएगा तो वो अपना कंसंट्रेशन उसी डिपार्टमेंट में लगाएगा, और जब वो अपना कंसंट्रेशन उसी डिपार्टमेंट में लगाएगा तो उससे उसका स्पेशलाइजेशन होगा, उस एरिया में वो एक्सपर्ट बन जाएगा, और अपना ब्रेन अप्लाई करके, वो क्रिएटिविटी अप्लाई करके उस एरिया में कुछ और अच्छा करेगा, नया टेक्नोलॉजी लाएगा, न्यू मेथड्स लाएगा, जिससे उस इंसान खुद का भी डेवलपमेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल का भी डेवलपमेंट होगा। एग्रीड? यस सर, बी एग्रीड। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मैं एग्जांपल आपको दे दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, चैप्टर 2 में हम पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ
डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ लेबर था आई थिंक, यस। फियोल का प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। तो अब देखिए, ये एम्प्लॉय अपने एरिया में काम कर रहा है, ये अपने एरिया में काम कर रहा है, और ये बिलिंग वाला अपने एरिया में काम कर रहा है। तो तीनों अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हो जाएंगे, जैसे कि इससे पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया हमने। तो इस एम्प्लॉय को ये एरिया से मतलब है, इसको अपने एरिया से मतलब है, और बिलिंग वाले को अपने ही एरिया से मतलब है। तो तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों अपने अपने एरिया में अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं करना है, इनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं करना है, ये इनको सिर्फ मतलब है अपने एरिया से। ठीक है, तो क्या हम बोलेंगे कि क्या हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग से स्पेशलाइजेशन होता है? यस सर, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग से स्पेशलाइजेशन होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अग्रीड विद दिस? तो एक बार फिर से सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया जाए। पर्सनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। क्रैक जीपीएस, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है? क्रैक जीपीएस, ठीक है। अब देखिए, मैं हाईलाइटर का यूज़ कर लेता हूँ। C फॉर क्लैरिटी, R फॉर रिसोर्स, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, C फॉर चेंज, G फॉर ग्रोथ, P फॉर पर्सनल, S फॉर स्पेशलाइजेशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, ऑर्गेनाइजिंग क्या बना? क्रैक जीपीएस, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि C फॉर क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब हर इंसान को क्लैरिटी है कि उसको कौन से बॉस को रिपोर्ट करना है, और बॉस को भी ये क्लैरिटी है कि उसको कौन से सबऑर्डिनेट को रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब क्लैरिटी वाला पॉइंट हो गया। रिसोर्स, रिसोर्स का क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि वेस्टेज नहीं होगा। हर 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 एम्प्लॉय अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने अपने डिपार्टमेंट में वो एंगेज्ड है, अपना अपना काम कर रहा है। तो सो देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, जिस कारण से रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा। अब जब रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा तो इसी के साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ आगे बढ़ेगा। जब रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ ज़्यादा होगा, ठीक है। ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अब हर इंसान अपने अपने एरिया में जुड़ा हुआ है, तो अपने अपने एरिया में वो काम करेगा, अपने अपने एरिया में फोकस करेगा, तो काम अच्छा होगा। चेंज, अगर कोई चेंज आता है, मैंने बिलिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया था कि अगर कोई चेंज आता है, जैसे मान लीजिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में चेंज आता है, पहले हैंड रिटन बिल बनता था, अभी कंप्यूटराइज्ड बिल बन रहा है। तो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जैसे बिलिंग डिपार्टमेंट अलग है, तो अगर बिलिंग में चेंज आया तो यही डिपार्टमेंट अफेक्ट होगा और उस चेंज को जल्दी से अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बना होता तो प्रॉब्लम होता पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब जी फॉर ग्रोथ मैंने डिस्कस कर लिया। पी फॉर पर्सनल, मतलब अगर ये पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय। अब हर एम्प्लॉय अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट बना हुआ है, तो जब वो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट बना रहेगा तो उस एरिया में उसका कंसंट्रेशन रहेगा, वो उसी एरिया में वो कंसंट्रेट करेगा। तो जब वो उसी एरिया में कंसंट्रेट करेगा तो उसको नए नए मेथड, नए नए टेक्निक, नए नए इनोवेशन दिमाग में आ सकता है, और वो खुद का डेवलपमेंट भी करेगा और साथ ही साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट करेगा। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन जो पॉइंट है वो पर्सनल से ही जुड़ा हुआ है। अगर हर इंसान अपने अपने डिपार्टमेंट में रहेगा तो वो उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बन जाएगा, उस एम्प्लॉय को उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसका की पॉइंट्स था क्रैक जीपीएस, सी फॉर क्लैरिटी, आर फॉर रिसोर्स, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सी फॉर चेंज, जी फॉर ग्रोथ, पी फॉर पर्सनल, एस फॉर स्पेशलाइजेशन. So this is all about our today's discussion. Thank you very much. Bye bye. I hope you all enjoyed the last video. वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको
जो भी आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले, और आपके फ्रेंड्स को आप ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।